आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका गुरु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस में वापस से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी संसाधन एवं विकास का। सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा अध्याय जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम जमीन, पेड़ पौधे, जीव जंतु के साथ साथ पहाड़, पठार इत्यादि के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और तो और हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी के बातचीत में आगे की ओर बढ़ते हुए इसको हम भूगोल कहते हैं। अब हम आ गए हैं बाबू क्लास 10th का में, तो क्लास 10th में की बात करेंगे। तो क्लास 10th में ये ज्योग्राफी जिसको हम संसाधन एवं विकास कहते हैं का पहला चैप्टर क्या है बाबू, संसाधन एवं विकास। कि संसाधन क्या मतलब कि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन होता क्या है और उसका विकास कैसे किया जा सके, उसके बारे में पढ़ने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसी ज्योग्राफी के इसी भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला ही चैप्टर दिया है कि संसाधन एवं क्या बाबू, विकास। जो आपका ज्योग्राफी है आपका स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि यही एक बुक है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस ज्योग्राफी में अभी हम को पूरा इसके बारे में समझाएंगे, इसकी कहानी बताएंगे, इसके अध्याय में जो बात लिखा है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्योग्राफी के पहला पेज में यानी संसाधन एवं विकास का सबसे पहला पेज में इसके बारे में लिखा गया है कि संसाधन एवं विकास होता क्या है, उसके बारे में पढ़िए। आज से हमें यहाँ पे हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ यानी पूरा क्लास कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना क्लास और ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। अब ये जो भूगोल होता है ये संसाधन है। संसाधन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि संसाधन मतलब होता क्या है। तो कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण मतलब समझ में आता होगा कि जो हमारे आसपास में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, इस यहाँ पर जो भी वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई जीव हो, जंतु हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधे हो, हवा हो, पानी हो, तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। बाबू हमारी आवश्यकताओं को बहुत सारे पूरा करने वाले जीव जंतु हैं। जैसे पेड़ हमारा आवश्यकता को पूरा करता है, बहुत सारे मकान को बनाने में, संसाधन को बनाने में। आया बात समझ में हम लोग पेड़ पौधा का उपयोग करते हैं। भोजन में हमको पेड़ पौधा का उपयोग करना पड़ता है। हाँ, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब जो हम कहने का मतलब कि जो हमारे प्रयोग में लाया जा सकती है। और इसको बनाने में मतलब कि जो लकड़ी को हम संसाधन, लकड़ी को काट को जो बनाएंगे, लकड़ी जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो अब इसको तो डायरेक्ट इसी तरह नहीं रखा जाएगा, इसको काटना, इसको बनाया जाएगा। इसको बनाने में बहुत सारे दिमाग, अब मजदूर यानी लगेंगे। तो और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब इसको बनाने के लिए वो हमारे पास औजार, सामग्री इत्यादि मौजूद हो, और जो आर्थिक रूप से संभव हो,
यानी इसको ये संसाधन बनाने के लिए हमको बहुत सारे आवश्यकता चीज़ों की ज़रूरत होता है। अगर उसको बनाने के लिए हमको ज़्यादा खर्च देना पड़े तो ये संसाधन नहीं कहलाता है। उसको बनाने के लिए कम खर्च में कहा जाए संभव हो जाए और वह संस्कृति रूप से मान्य हो। ऐसा ना कि बाबू अगर हम कुछ ऐसा वस्तु को या ऐसा पर्यावरण में कुछ ऐसे वस्तु को ले ले जो पर्यावरण के साथ साथ आपके संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम संसाधन नहीं मानते हैं, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अन्यथा जब उसका उपयोग करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वो संसाधन उससे कहता है कि जो कम खर्चा में लगे और वो संस्कृति रूप से क्या मान्य हो, वो एक संसाधन कहलाता है। तो वो ये क्या कहलाता है, वो आपका संसाधन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण, उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परिमाणित क्रियाकलापों संबंध से निहित होता है। कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे वस्तु है कि उसको छांटने का प्रयास करते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसका मतलब कि लकड़ी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कोई मानव का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कोई जानवर का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसको जानने के प्रयास करते हैं और उसके जहाँ उसका उपयोग होता है वहाँ उसका उपयोग किया जाता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मतलब कि मानव एक ऐसे संसाधन है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो प्रकृति को एक ऐसे रूप में ढाल सकते हैं जिसका हम अपरूपी उपयोग में लाया जा सकता है और अपने आर्थिक विकास की गति में को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और अपने आर्थिक विकास, जो मेरा आर्थिक विकास है, रुपया पैसा जो भी है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो भी हमको आवश्यकता सामान पड़ता है, चीज़ों आवश्यकता होती है, तो उसको गति में लाने के लिए अगर संसाधन आ जाता है तो हमको तेजी से कहीं गवा मतलब आने जाने की सुविधा ज़्यादा हो जाता है। इमेजिन कीजिए या मान लीजिए कि बाबू पहले आज से लगभग 200 साल पहले हमारे पास कोई वाहन नहीं थी। वाहन के मतलब यह हुआ कि हमारे पास कोई मोटर गाड़ी नहीं था। तो मोटर गाड़ी ना होने के कारण लोग क्या करते थे कि मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने वस्तु को लेके जाते थे, जिससे आपको जाने में बहुत दिक्कत होता था। वो भी एक संसाधन है, लेकिन वो अगर वैसे जाइएगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन मानव ने उसको दिमाग आया कि अगर क्यों नहीं हम बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, जानवर मेरे पास है, औजार भी मेरे पास है, तो उसके बदले एक संसाधन बनाया गया कि मानव बैलगाड़ी बनाया गया। क्या बनाया गया बाबू? बैलगाड़ी बनाया गया। बैलगाड़ी से संसाधन, वो भी एक संसाधन हो गया, यानी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में उपयोग लाया गया। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि ये आपका बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी धीरे धीरे क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इसका भी उपयोग किया जाता था। अब कहा गया कि ये इसमें बहुत धीरे धीरे जा रहा है। अब इसको तेजी में ले जाने के लिए मानव द्वारा, अब यहाँ पर भगवान जी नहीं आएंगे, मानव ही द्वारा मोटरसाइकिल या मोटर वाहन का उपयोग किया गया। अब उसको जब हम मोटर वाहन का उपयोग करेंगे और खोज कर दिया गया, बना दिया गया, तो इसमें और तेजी आ गई। यानी ये हमारे मानव द्वारा सब कुछ बनाया गया है। प्राकृतिक में जो हमारे पास है उसी को उपयोग करके मानव
के द्वारा इसको नए नए तरीके से नए नए युगों में बहुत सारे यंत्र का उपयोग किया गया है और उसी में यंत्र को हम संसाधन के रूप में भी अभी जानते हैं। बाबू अब अभी जो हम आपको क्लास करा रहे हैं वो भी एक क्या है, संसाधन। संसाधन यानी ये भी एक संसाधन के माध्यम के आप कहीं और है, हम कहीं और है, अरे आपको क्या कर रहे हैं, हम इसके माध्यम से आपको पढ़ाने का यानी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है बाबू, आपका संसाधन है। चलिए आगे देखिएगा। तो गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया। संस्थाओं मतलब कि अलग अलग जगह का निर्माण किया गया। अलग अलग संस्था मतलब समझ में आया कि अलग अलग, जैसे कि कोई वस्तु का बनाना का निर्माण किया गया, अलग अलग व्यापारी का निर्माण किया गया, अलग अलग उद्योग का निर्माण किया गया। आया बात समझ में? आगे आगे चलते हैं बाबू, आगे देखिएगा कि आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। कह रहे बाबू कि आप जो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की तरह संसाधन को एक उपहार समझते हैं, प्रकृति के उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन एक प्राकृतिक देन है। नहीं बाबू, ये संसाधन ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा नहीं दिया गया, या हमारा द्वारा क्या किया गया, बनाया गया है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है, यानी संसाधन जो है मानव द्वारा बनाया गया है। जैसे बाबू पेड़ तो एक जगह खड़े हैं, तो उसको क्या किया जाए कि पेड़ को हम संसाधन के रूप में ला सकते हैं। बाबू मान लो कि ऐसे दो नदी है, समझिएगा यहाँ पे इस बोर्ड पे, ये नदी एक इधर एक उधर है। हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ये जाना है, और इसके जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और इधर पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। तो इसको पेड़ को काट कर अगर हम यहाँ पर लगा देंगे इसे, तो भी मेरा रास्ता के संसाधन बन गया कि नहीं बन गया, मतलब इधर से उधर हम जा सकते। संसाधन मतलब होता है कि जो मेरा काम को आसान कर दे, काम को क्या कर दे बाबू, आसान कर दे, उसको हम संसाधन कहते हैं। जिसको काम करने में अच्छा लगे उसको हम संसाधन कहते हैं। आगे देखिएगा, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है, मतलब कि संसाधन जो है मानव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी का क्या है, परिमाण है। मानव स्वयं संसाधनों को महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। यानी मानव जो है स्वयं एक संसाधन का क्या है, हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, और ये पूरे पर्यावरण में जितने चीज पाए जाते हैं, अगर मानव नहीं रहेंगे बाबू, तो आपको कोई भी वस्तु ले लो, दुनिया के जो भी चीज ले लो, वो जरूर ना जरूर मानव द्वारा बनाया गया है, जिसमें जीव ना हो। जो जिसमें जीव है बाबू, तो समझिए कि वो प्राकृतिक देन है, और जिसमें जीव ना हो तो समझिए क्या है, मानव है। जैसे में ट्रेन, कार, एरोप्लेन, रोबोट, मोबाइल, ये बोर्ड, ये सब क्या है बाबू, आपको मानव द्वारा बनाया गया है। ये भी एक संसाधन है। लाइट भी क्या है, संसाधन है। मोबाइल भी एक संसाधन है। आप जो मोबाइल से पढ़ रहे होंगे वो भी क्या है, एक संसाधन है। ये जो मोबाइल जिस पे स्टैंड पर लगा है वो भी आपका क्या है, एक संसाधन है। आप जहाँ पर बैठे होंगे वो भी क्या है, संसाधन है। आप कहीं जा रहे होंगे, जिस साइकिल से कहीं जाते होंगे तो भी क्या है, संसाधन है। तो दुनिया में जिसका उपयोग आप करते हैं, जिस चीज वस्तु का आप उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या है, संसाधन का पार्ट है। चलिएगा आगे देखिएगा, तथा इन्हें प्रयोग करते हैं, तथा उन्हें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो पर्यावरण में जितना संसाधन पाए जाते हैं उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब हो सकता है बाबू इसको बांट सकते हैं, इसको छटनी कर सकते हैं। पहला है बाबू, आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहला है प्राकृतिक में पाए जाने वाला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कि जो उसका उत्पन्न हुआ है, वैसे संसाधन जिसका उत्पत्ति हुआ होगा, वैसे संसाधन जिसका उत्पत्ति हुआ होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर इसको संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। समझिएगा बाबू। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। पहला है क्या बाबू? जैव संसाधन। मतलब कि जैव मतलब जिसमें जीवन हो उसको जैव कहते हैं। अजैव क्या कहलाता है? जिसमें जीवन न हो उसको अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कहा जाए कि वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो सजीव हो उसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। और वैसा संसाधन जिसमें जो निर्जीव हो उसको हम अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। यानी वैसा संसाधन जो क्या है बाबू? सजीव हो तो उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में बाबू मानव में बाबू जीवन है कि नहीं है? एग्जाम्पल में समझिएगा, मानव में आपका जीवन है तो मानव ये है आपका जैव संसाधन में आ जाएगा। जैसे में जानवर भी आपका कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। कीट भी आपका कौन संसाधन बाबू? जैव संसाधन। पौधे आपका कौन सा संसाधन बाबू? जैव संसाधन। यानी आपका मानव जैव संसाधन होता है, प्राकृतिक और क्या जानवर जैव संसाधन आएंगे, कीट जैव संसाधन आएंगे और पौधे भी जैव संसाधन में आएंगे। यानी वैसा संसाधन जिसमें जीव पाया जाता हो या वैसा संसाधन जिसमें जीवन होता है उसको हम जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद हो गया होगा बाबू कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन, यानी जैव और अजैव, यानी जैव संसाधन और अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता हो उसको जैव संसाधन कहते हैं और वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता हो उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। यानी जैव संसाधन में आपको आ जाएंगे घोड़ा, हाथी, मानव, महिला, पुरुष, पेड़ पौधे इत्यादि। और अजैव संसाधन में आपका आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बाबू? अजैव संसाधन में पत्थर, बालू, मिट्टी, चट्टान, सोना, चांदी, ये सब का है कहाँ आएंगे बाबू? अजैव संसाधन। ये बाबू देखिएगा इस अजैव संसाधन का कि वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में पाया जाता हो लेकिन उसमें जीवन न हो, जो निर्जीव हो। क्या यानी ये निर्जीव होता है बाबू? क्या होता है बाबू? ये निर्जीव होता है, यानी इसमें जीवन नहीं होते हैं। इसमें जीवन जब नहीं होगा तो बताइए बाबू, इसमें जब जीवन हुक्म नहीं करेगा तो बताओ एक का स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बाबू? चट्टान, सोना, जल भी क्या है बाबू? आपका अजैव संसाधन है, कहीं किसमें ये भी निर्जीव होता है जल। और समझिएगा मिट्टी की भी आपका क्या है बाबू? अजैव संसाधन है। यानी जैव संसाधन और अजैव संसाधन आपको समझ में
आ गया है कि उत्पत्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, जीव संसाधन और अजैव संसाधन। यानी संसाधन पर्यावरण में एक उत्पत्ति के आधार पर होता है जिसको हम जैव संसाधन अजैव संसाधन कहते हैं, जिसको हम जैव संसाधन अजैव संसाधन। जैव संसाधन में आएगा सजीव वस्तु, अजैव संसाधन में आएगा कौन सा वस्तु, निर्जीव वस्तु। आगे देखिएगा, उसके बाद हो जाएगा बाबू समर्पकता के आधार पर। अब ये हो गया बाबू उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि इसका उत्पत्ति होता है, कोई इसका आविष्कार नहीं करता है। नहीं बाबू, इसका कोई आविष्कार करता है, नहीं करता है। ये मिट्टी का भी कोई नहीं बनाता है बाबू, मिट्टी आज तक कोई बनाया ही नहीं है, सोना भी कोई नहीं बनाया है, चट्टान भी कोई नहीं बनाया है, जल भी कोई नहीं बनाया है। आया बात समझ में? मतलब इस सब का कहीं ना कहीं क्या होता है, आविष्कार नहीं होता है, ये प्राकृतिक में पाया जाता है। अब यहीं पर आ जाता है बाबू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी कहीं कोई बनाता है पेट्रोलियम को? क्या ये कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। चलिए आगे देखिएगा। अब समर्पकता के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? समर्पकता के आधार पर। कहिएगा सर समर्पकता क्या है? मतलब समापन के आधार पर, समापन के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा बाबू, समापन के आधार पर, समापन के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। समापन के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, समापन के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, संसाधन को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य, और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य। मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरण योग्य और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य। सर ये क्या होता है? ये हमको समझ में नहीं आया कि नवीकरण युग में और नवीकरण युग में क्या होता है। समझिए बाबू, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य समझिएगा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। नवीकरणीय इसको बोलते हैं और दूसरा होता है अनवीकरणीय होता है। मतलब कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, कि नवीकरण संसाधन को बोला जाता है कि वैसा संसाधन जिन्हें विभिन्न रूपों में यानी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक के माध्यम से दोबारा उपयोग किया जा सकता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसको उपयोग करने के बाद दोबारा से भी उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग करने के बाद इससे दोबारा में उपयोग लाया जा सकता है, यानी इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि वैसा संसाधन जिसको हम भौतिक, रासायनिक या अथवा यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो कहिएगा सर जैसे में बताइए। तो जैसे में बाबू हवा, वायु कभी खत्म नहीं होता है बाबू। हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। जल, इसका भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है?
किया जा सकता है। जल। और बताइए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ये भी खत्म होने वाला नहीं है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि वैसा संसाधन जिसको प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू? तो उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आता है बाबू अनवीकरणीय संसाधन, कि वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लग जाते हैं बाबू? लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि बाबू इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपको ईंधन। ईंधन बताइए बताइए इसके उपयोग में आ जाएंगे ईंधन, खनिज। और ये बताइए बाबू इसमें क्या आ जाएंगे? ईंधन, खनिज, पेट्रोलियम, सोना, चांदी इत्यादि। ये सब यहाँ पे आ जाएंगे आपका नवीकरणीय में आ जाएंगे। इसको खत्म करने के बाद ये दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और बता देते हैं, और आपको एलपीजी गैस। बाबू ऊर्जा, ये हम जो बात बोल रहे हैं बताइएगा, अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? यानी ये अनवीकरणीय में आएगा कि नवीकरणीय में आएगा? समझने के लिए बता देते हैं लोग। ये जो हम अभी बात बोल रहे हैं, ये नवीकरणीय में आएगा कि अनवीकरणीय में आएगा? एक बात बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे बाबू आपको समझ में आ रहा है। यानी ये बाबू ऊर्जा जो मेरा है, समझिए कि अभी मेरा ऊर्जा खत्म होने वाला है। अब जैसे हम ऊर्जा भोजन करेंगे, मेरा ऊर्जा फिर क्या हो जाएगा? बन जाएगा मेरा, फिर ऊर्जा निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी इसको खत्म करने के बाद पुनः क्या हो रहा है? आ रहा है। यानी इसको ये चक्रण चल रहा है, मतलब इसको किसी भी रूप से हम बना सकते हैं। रासायनिक के माध्यम से बन रहा है, प्राकृतिक के माध्यम से नहीं, भौतिक के माध्यम से नहीं बन रहा है, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से बन रहा है। यानी जो ये मेरा ऊर्जा है वो कौन सा ऊर्जा है बाबू? नवीकरणीय ऊर्जा है। बोलिए बाबू यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है? अभी हम दो को बताएं। पहला बता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। और दूसरा बताए थे बाबू कि पर्यावरण में समापकता, मतलब जिसका समापन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय योग्य या नवीकरणीय संसाधन, और अनवीकरणीय योग्य यानी अनवीकरणीय संसाधन। यानी इसको भी दो भागों में बांटा गया है। बस में समापकता के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर लिख दिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या है? नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, और अनवीकरणीय में जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है बाबू, तीसरा आता है आपका, तीसरा जो आता है समझिएगा, तीसरा आता है स्वामिकता के आधार पर। स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर पर्यावरण में संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, स्वामित्व के आधार पर पर्यावरण में संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, जानिएगा व्यक्तिगत संसाधन,
व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामुदायिक। तीसरा आपके क्या होता है बाबू? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। साधन और दूसरा होता है चौथा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये आपको चार प्रकार से होता है। स्वामिकता के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। पहले याद रखिएगा बाबू, कौन? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है आपका कौन सा संसाधन? दूसरा होता है बाबू आपका सामुदायिक संसाधन। तीसरा आपका होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये आपका होता है चार भागों में बांटा गया है। तो पहला समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। अभी आपको दो गो बताएं, दो गो आपको हर हाल में याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि पूछ दिया जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन या समर्पकता के आधार पर संसाधन, और तीसरा है आता है स्वामिकता के आधार पर संसाधन। कितने भागों में बांटा गया? चार। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। याद रखिएगा, स्वामिकताओं के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी ये चार प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक के माध्यम से समझ जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन यानी व्यक्ति मतलब होता है किसी खास व्यक्ति का। व्यक्ति मतलब क्या हो गया बाबू? किसी खास व्यक्ति का संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। वैसा संसाधन किसी एक व्यक्ति के क्या हो? अधिकार हो, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ये बहुत आसान है। जैसे में जमीन, अगर जो किसी एक जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और समझिएगा, जमीन हो गया आपका, और तो और बताइएगा बाबू, जब जमीन हो गया औरत, किसी का औरत है तो किसी का औरत पर किसका अधिकार है? जिसका औरत है उसी का अधिकार है कि पूरा समाज का अधिकार है? पूरा समाज का अधिकार नहीं है। किसी और जिसका ये औरत है उसी का अधिकार है, पूरा समाज का उसका अधिकार नहीं है। आया बात समझ में? एक आदमी का अधिकार है। और बताइए बाबू, ये क्या है? मार्कर है, यानी मार्कर मेरा है, यानी इस पर मेरा, मैं इसको तोड़ दे, फोड़ दे, बीग दे, जो मन कर तो करे, यानी इस पर मेरा अधिकार, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। और बताइएगा बाबू, घर किसी एक का अधिकार होता है घर पे, यानी उसी का अधिकार है, उसके अलावा उसके बाद उस पर किसी का अधिकार नहीं है। मतलब कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको कौन सा संसाधन बोला जाता है बाबू? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में जमीन, आया बात समझ में? घर द्वार, मकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, तो इस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाबू। लाइक शेयर सब्सक्राइब और दबा के एकदम शेयर कर दीजिएगा। आपको 100 मतलब कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इतना कहते हैं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन, कि वैसा संसाधन जिस पर केवल पूरा समुदाय का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर पूरा समुदाय का अधिकार हो तो उसको हम क्या बोलते हैं?
सामुदायिक संसाधन या वैसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा समुदाय के लोग करें। वैसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा समुदाय के लोग करें तो उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद। मंदिर किसी एक का नहीं होता, पूरा समाज का होता है मंदिर। मस्जिद भी किसी एक का नहीं होता, पूरा समाज का होता है। अब उसमें जो जाकर पूजा कर सकता है, या हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू जाकर मुसलमान के रीति रिवाज से अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं है। अब वही जो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हिंदू आप जाकर मस्जिद में आप क्या कर सकते हैं, जो उनका होता है, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग को उनका जो जिस तरह हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उन लोग वो भी अपना अलग तला के मानते हैं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो उसी तरह हम लोग में होता है कि मस्जिद में कोई सी भी धर्म का हो आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च में भी वही होता है, 80 ईसाई सबका एक सबका अलग अलग समुदाय है और वहाँ पर सबका अधिकार एक है। यानी आप कह सकते हैं ना बाबू कि स्कूल अब स्कूल ये है बाबू, स्कूल जो है, स्कूल किसी एक का है, सरकारी स्कूल है किसी एक का है नहीं। इस पर सभी लड़का या लड़की या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, यहाँ पर जाकर पढ़ सकता है। स्कूल पर पूरा का अधिकार होता है, पूरा समाज का अधिकार होता है, पूरा आया समझ में। तो यहाँ पर पूरा लोग अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये पूरा सामुदायिक होता है। अब यहाँ तो हम समझ में आ गया कि व्यक्तिगत और सामुदायिक। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, सामुदायिक मतलब पूरा समाज का अधिकार हो। और उसके बाद होता है राष्ट्रीय वैसा। अब राष्ट्रीय पाते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के सीमा में उपलब्ध हो, किसी भी प्रकार के संसाधन जो कहाँ हो, राष्ट्र के सीमा में उपलब्ध हो, तो उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में रोड हमारा नहीं है, रोड किसी समुदाय का नहीं है, रोड सरकार का है। कोई नहीं कहता है कि हम सरकार के रोड पर चल रहे हैं, कोई आगे हाथ लगाए तो रोक ले, ये सरकारी होता है, यानी ये पूरा राष्ट्र के होता है। रोड हमारा नहीं है, रोड किसी मेरा चाचा का नहीं है, रोड किसका होता है, पूरा सरकार का रोड होता है। आया बात समझ में। यानी ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में समझ में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय किसकी वैसा संसाधन जिस पर पूरा राष्ट्र के अधिकार हो, वैसा संसाधन जो पूरा राष्ट्र के अधिकार हो, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो मैपिंग में देखते हैं वो राष्ट्र का मतलब होता क्या है। देखिए कि संसाधन, पर्यावरण में संसाधन कुछ 4 भागों में बांटा गया है। पहला था बाबू उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, दूसरा था समापकता के आधार पर संसाधन, और तीसरा था स्वामिकता के आधार पर संसाधन। अब हम समझेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। अब ये जितना समझे ना बाबू, सब ये क्या है, हम ये संसाधन, अब ऐसा संसाधन समझेंगे कि यहाँ पर जिससे विकास हो सके। आया बात समझ में, क्या हो सके, विकास हो सके, समझिएगा। कि विकास के स्तर पर संसाधन को आपको 3 भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर के संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहला है संभावित संसाधन, और दूसरा है विकसित भंडार, और तीसरा है बाबू आपका संचित कोष। अब ये चारों के बारे में समझेंगे।
सर तीनों के बारे में समझेंगे कि तीनों का मतलब होता क्या है। तीनों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए तो आपको 1-2 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। आपका 1-2 नंबर आएगा, यहाँ से जरूर ठोक बजा के आप 1-2 नंबर हम आपको यहाँ से दिलवाएंगे। कब? जब आप क्लास डेली बाय डेली देखिएगा तब। चलिएगा देखते हैं संभावित संसाधन क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या है, विद्यमान में कि मौजूद है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब कि वैसा संसाधन जो किसी देश में क्या है, किसी प्रदेश में, यानी भारत के किसी भी प्रदेश में क्या है, मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। तो वैसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं? संभाविक। मतलब कि संभावना है कि वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। मतलब कि मान लो कि मेरे घर से पेट्रोलियम निकल जाए, हम मान लेते हैं कि हमारे घर से पेट्रोलियम निकल जाए, यहाँ पर खोज लिया गया कि पेट्रोलियम निकल सकता है। कितना पेट्रोलियम निकलेगा ये हमको पता नहीं है, इसको बचा कर रखा गया है कि आने वाले समय में यहाँ से क्या निकालेंगे, पेट्रोलियम निकालेंगे। तो वहाँ वो ये संभावना है, यानी 100% यहाँ पर कितना मतलब कितना पेट्रोल है कितना नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन संभावना है कि यहाँ से पेट्रोल निकाला जा सकता है। और दूसरा है बाबू आपका विकसित संसाधन। मतलब कि दूसरा है विकसित भंडार, या विकसित संसाधन कहिए, विकसित भंडार कहिए। अब बताइएगा कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग की गुणवत्ता और माप निर्धारित की जा चुकी है। वैसे संसाधन जिसका उपयोग या प्रयोग का गुणवत्ता, मतलब उसका गुण क्या है, तथा उसका माप, मतलब उसका मात्रा क्या है, इसका हम पहले से जान चुके हैं। तो वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे में मान लो तो कि बाबू हम बहुत सारे जगह पर हम पेट्रोल निकालते हैं। जैसे हम एक जगह बताते हैं, मुंबई हाई, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोल निकालने वाला है, तो अब यहाँ पर हमको पता लग गया कि यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, लेकिन कितना पेट्रोल है वो भी हमको पता चल गया है। तो ये किसमें आ जाएंगे बाबू? विकसित संसाधन में आ जाएंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि विकसित संसाधन क्या कहलाता है और किससे कहा जाता है। दूसरा का समझिएगा बाबू, भंडारित संसाधन या विकसित संसाधन या भंडारित संसाधन, बात क्या है, बराबर है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी औद्योगिक के अभाव में मानव से बाहर है। मतलब कि कुछ ऐसा संसाधन जिसको हम खोज लिया गया है, पता चल चुका है, लेकिन उसके निकालने के लिए हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है, या कोई औजार नहीं है, या कोई सोर्स नहीं है जिसको हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वैसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं बाबू? वैसे संसाधन को हम भंडारिक संसाधन कहते हैं। मतलब भंडार में रखा गया है, उसको जब उसका सोर्स निकल जाए, उसका बाहर उसका सामान आ जाए, सामग्री आ जाए, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो वैसे संसाधन को हम कौन सा कहते हैं बाबू? भंडारिक संसाधन। यानी भंडार में रख दिया गया है, और उसको जब मन करता है हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसे संसाधन का कौन सा संसाधन कहते हैं बाबू? भंडारिक संसाधन कहते हैं। आपका लास्ट वाला है बाबू संचित कोष। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक से दो बार आपको आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के तौर पर कि भंडारित कोष क्या है, समझिएगा। भंडारित कोष समझिएगा कि वैसे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, तो उसको हम संचित संसाधन कहते हैं। कि मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग तकनीकी ज्ञान के कारण उसको हम कहाँ पर ला सकते हैं,
अपने उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वैसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं? संचित कोष कहते हैं। जैसे में बाबू सोलर सिस्टम पहले से आपको पता था, लेकिन उसको उपयोग में पहले नहीं लेके आया जा रहा था। अब उसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? उपयोग में लाया जा रहा है। तो वैसे संसाधन कौन सा कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो ये आपको कुल 4 प्रकार के संसाधन था बाबू। चारों प्रकार हम बता दिए हैं। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था समर्पकता के आधार पर, तीसरा था स्वामिकता के आधार पर, और चौथा था विकास के स्तर के आधार पर। ये चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों आपको हम पूर्ण रूप से कर चुके हैं, बता चुके हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब देखिएगा बाबू, तो अब समझते हैं बाबू संसाधनों का विकास हम कैसे कर सकते हैं। चलिए बाबू देखिएगा, बाबू हम संसाधन को विकास करना है। विकास करेंगे तभी हमारा देश विकास करेगा, विकसित होगा। नहीं तो संसाधन को वैसे ही छोड़ देंगे तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। देखिएगा संसाधनों का विकास, इसको करना बहुत क्या है? ज़्यादा जरूरी है। तब अब समझते हैं कि संसाधन को हम विकसित कैसे करेंगे या विकास कैसे करेंगे। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। मतलब कि बाबू संसाधन मानव के जीवन के यापन के लिए अति आवश्यक है। अगर संसाधन है तो मानव जीवित है। अगर पहले के जमाने में, आज से लगभग हम चलते हैं 4000 पहले, जब हम आदि मानव हुआ करते थे। कौन सा मानव हुआ करते थे बाबू? आदि मानव हुआ करते थे। हमारे पूर्वज आदि मानव थे। तो उस समय हमारे पास संसाधन सब कुछ मौजूद था, लेकिन हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं था कि जिसके लिए हम इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा उपयोग, हमारा मस्तिष्क, हमारे जैसे जैसे हमारे इसका मतलब कि बुद्धि होने लगा, उससे वैसे इसका हम यापन करने लगे। आज हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि कहीं हम रहते हैं यहाँ पर, आज दूसरे आदमी से हम आमने सामने की वीडियो कॉल जो भी है संचार या वस्तुकार या बातचीत करने में आसानी होता है। कब? जब संसाधन को हम एकत्रित उपयोग करना सीख गए तब। आगे देखिएगा बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति के देन है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो ये संसाधन है वो क्या है? प्रकृति का देन है। परिमाण स्वरूप मानव के इसे अनाधून उपयोग किया है। मानव ने इसे अनाधून उपयोग किया है। वो अनाधून उपयोग क्यों किया है बाबू? कि यहाँ पे भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में संसाधन चला गया है जिसका उपयोग बहुत कम समय में हो गया है। मान लो कि बाबू ये जो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जिसका समय हो चुका है, जो बूढ़ा हो चुके हैं, उसको काटना जरूरी है। तो सरकार क्या कर देती है ना कि सरकार ठेका पर दे देती है। बाबू जो सरकार ठेका पर देगी, जब सरकार जो ठेका पर देगी तो पैसा लेके देगी कि नहीं देगी? तो पैसा ले लेते, ठेका ले लेती है। ठेका किसी को पेड़ को काट के, आज सरकार कहती है कि आप एक पेड़ काटिएगा ना, उसके बदले आपको कितना पेड़ लगाना पड़ेगा? 10 पेड़ लगाना पड़ेगा। यानी उस पेड़ को काट के जगह पर उस पेड़ को काट दिया जाए और उसके जगह पर नया पेड़ लगा दिया जाए। लेकिन जो ठेकेदार जो होते हैं अपना मन माने जितना मन के उतना क्या कर देते हैं? पेड़ पौधे काटते रहते हैं, जिससे संसाधन भी हमारा कम हो जाता है और ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है? इसका जंगलों का विनाश हो रहा है। चलिएगा, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई है। मतलब जिससे मुख्य बातें यहाँ से अलग अलग निकल के आने लगी है। बात नंबर 1,
बात नंबर 1 कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवास संसाधनों का हास्य। अभी बता रहे थे बाबू कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए हैं ना कि बाबू ये कभी कभी आप जाएंगे ना जंगल शेयर करने के लिए, शोर मतलब घूमने के लिए, तो वहां पर देखेंगे ना कि बहुत सारे जानवर मर गए जाते हैं। जैसे हाथी मर गई, उसका जो आगे वाला दांत है उसको कोई लेके भाग गया है। यानी वो जो हमारे जो जानवर है जिनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा करनी है, कुछ ऐसे व्यक्ति चल जाते हैं जिनको वो लोग मार के लेके भाग जाते हैं। चाहे कुछ ऐसे पर्यावरण है जिसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन कुछ पर्यावरण या कुछ जंगल उस व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, जिसके कारण हमारा जीवन यापन करना दुर्भाग्य हो जाता है, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कुछ व्यक्तियों के लालच मतलब होता है रुपया पैसा के इनकम के कारण संसाधनों का हाथ से, ये मतलब इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा क्या आपके बात करते हैं बाबू, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है। मतलब कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गया है। मतलब जितना बड़े बड़े व्यक्ति हैं, संसाधन उन्हीं के हाथों में चला गया है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो आप जहां मन को क्या लगा देते हैं, जहां मन को आपको फैक्ट्री लगा के उससे इनकम कमाते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाला जीव जंतु आजीवन पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसको भी देखा जाता है कि फैक्ट्री कहाँ लगाया जाए जहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो। आया बात समझ में। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लालच के कारण, जो जैसे ठेकेदार को मान लीजिए, तो ठेकेदार को ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनको लालच में आकर वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को क्या करते हैं, मतलब कि कमाने के लिए वो जंगलों का करते हैं विनाश करने पर चल जाते हैं। इससे समाज दो हिस्सों में क्या हो गया है, हिस्सों संसाधन यापन एवं संसाधनहीन अर्थात अमीरी और गरीबी में बढ़ गया है, जिसके कारण समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है। जिससे एक जिसके पास संसाधन मौजूद है और जिसके पास संसाधन मौजूद नहीं है, यानी अमीरी और गरीबी में बढ़ गया है। यानी समाज यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गया है, जिसके पास संसाधन है उसको अमीर, और जिसके पास संसाधन नहीं है उसको गरीब हिस्सा में बांट दिया गया है। संसाधन को के अनाधून शोषण से विकसित पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भू मंडलीय तापन, ओजोन परत स्वच्छ, पर्यावरण प्रदूषित एवं भूमि निम्नीकरण आदि है। मतलब कि इसका जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं, अनाधून कर रहे हैं, अनाधून मतलब कि, तो इससे बहुत सारे हमको संकट भी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। बहुत सारे परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसके कारण भूत मंडलीय तापन, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ओजोन परत से यहाँ के जो ओजोन परत है वो खतरे में आ चुका है। पर्यावरण प्रदूषित हो चुकी है, जल प्रदूषित हो चुकी है। यानी अगर जब पर्यावरण को हम इसी तरह करते रहेंगे तो आने वाला समय में हम भी क्या रहेंगे, जीवित नहीं पाएंगे। हमको भी कोई ना कोई ऐसा बीमारी हो जाएगा जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यही है बाबू कि पर्यावरण को बचाए रखा जाए। पर्यावरण को हम बचाए रखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की बीमारी हमको नहीं होगा। देखिए जाकर दिल्ली के हालत कि क्या वहाँ पर हालत है, वहाँ पर पेड़ पौधे देखने की नहीं मिले, वहाँ पर तरह के लोग बीमारी से झेल रहे हैं, वहाँ पर इतना गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है कि क्या कहा जाए। यानी हमारे समाज, हमारे लोग इस पर्यावरण को बचाए रखे, तबे हमारा जो अस्तित्व, पृथ्वी इतना सुंदर पृथ्वी बच सकती है। और नहीं तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बाबू, पर्यावरण दूषित होते जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण दूषित होते जा रहा है। आगे देखिएगा बाबू, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व
शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में अनास्तन बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब कि मानव जीवन की गुणवत्ता, मानव के जो जीवन के गुणवत्ता मतलब गुण है, और विश्व शांति बनाए रखने के लिए, और विश्व में क्या बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में संगठन बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब कि इसका बंटवारा कर दिया गया है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देश द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, लेकिन कुछ ही व्यक्ति के पास तथा कुछ ही देश के पास इस संसाधन का दोहन या संसाधन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जो हमारी जो पृथ्वी का है, जो ये भविष्य है, वो क्या हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो इसको बचाए रखने के लिए, इसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग कम किया जाए, तथा ये हमारे पर्यावरण को बचाए रखेगा। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे आने वाले पीढ़ियों को भी देखने को मिलेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि जो मेरा ईंधन है, जो मेरा पेट्रोल है, आज ही हम उसका उपयोग कर लें कि आने वाले समय में उस व्यक्ति या उस पीढ़ी को देखने को न मिले। अगर देखिएगा बाबू, और इसी तरह इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन को उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है कि हम इस संसाधन को अपने जीवन में कम से कम उपयोग करें। यानी आने वाला समय में जो ये मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये भी उस देखने को मिले। नहीं तो आज के समय में अगर इसका संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और आने वाला पीढ़ी उसके लिए तरस जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जो जल है, जल बहुत कम उपयोग मतलब उतने ही उपयोग किया जाना चाहिए जितना हमारा आवश्यक है। नहीं तो बिहार में क्या होता है कि जल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जिसके समय में ये तो बिहार में जल उपलब्ध इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा लत है। जैसे मैं बाबू आप समझ सकते हैं, राजस्थान में जब भीषण गर्मी पड़ता है ना, तो पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ जाता है। पानी के लिए लाइन लग जाता है, कहीं टैंकर आता है तो एक दिन पानी ले लिया जाता तो 4-4 दिन पानी को पीना पड़ जाता है। तो बताइए उस जगह पर पानी का क्या संसाधन पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, वहाँ का संसाधन क्या है क्या नहीं है, वहाँ पर पता चलता है। यानी हम उसका उपयोग उतना ही करें ना जितना हमारे के लिए, सेहत के लिए जो हमारे के लिए आवश्यक है। नहीं तो उतना उपयोग नहीं कर देना जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ना बाबू कि संसाधन को हमारे जितना उपयोगी रहता है उतने उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं बाबू। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषियों विकास के ही एक हिस्सा है। यह अस्तित्व वो है जो हमारे पोषियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ से एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर ये सतत पोषियों विकास क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सतत पोषियों, पोषीय विकास, ये क्या है सर, ये हमको समझ में ना आया है। सतत पोषीय विकास क्या है, समझिएगा बाबू। सतत पोषीय विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कहे कि संसाधनों का ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके, उसको हम सतत पोषीय विकास के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यह एक ऐसा नियम है कि अगर हम इसका संसाधन को ऐसा उपयोग करें
संसाधन को हम इतना उपयोग करें कि आने वाला पीढ़ी में भी उसको क्या किया जाए, देखा जाए। उसी को हम क्या बोला जाता है, सतत कोशियों विकास कहते हैं। मान लो बाबू जल हम बहुत कम मात्रा का पीने का बचा है। आपको पता है 1% के आसपास जल है जो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये इसको हम इतना उपयोग ना करें, जो दुरुपयोग ना करें कि आने वाली पीढ़ी में जल क्या हो जाए, ना रहे। इसको हम कम उपयोग करें, जितना लायक हम उपयोग कर सकते उतना उपयोग करें। जैसे ईंधन हम उतने ही उपयोग करें जितना हम आने वाले पीढ़ी में ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी भी देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकता है। बिजली उतना ही उपयोग करेगी जो आने वाले समय में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इसका सतत पोषियों विकास का मतलब यही होता है कि हम अपना आवश्यकता के अनुसार क्या करें, संसाधन को उपयोग करें कि आने वाला समय में, आने वाला जो समय है वहाँ पर भी उन लोगों का भी वो अपना आने वाला जो पीढ़ी है वो भी इसका मतलब कि इसका उपयोग कर सके। इसका यही उपयोग है। इसका मतलब यही समझ लिए। अब इसको संसाधन को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कड़ी उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। तो एक नियम लाया जाता है, एक संगठन होता है, एक बैठक होता है जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 सर ये क्या है? एजेंडा 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 जिसको हम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये सम्मेलन क्या होता है समझिएगा। एजेंडा 21 एक क्लास, एक वीडियो, एक चैप्टर पूरा द एंड। एक वीडियो एक क्लास पूरा खत्म। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा तैयारी महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा हो, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका हर एक वीडियो आप देखिएगा। ये पार्ट 1 है। कल जो वीडियो आएगा आपको कौन सा आएगा, पार्ट 2 आएगा, यानी लेसन 2 आएगा। चलिएगा आगे देखिएगा। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है समझिएगा। एजेंडा 21 क्या है? ये क्या एजेंडा 21 क्या हुआ था ना कि ये जो पर्यावरण के बारे में हम अभी पढ़े थे, पर्यावरण तो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। भाई पर्यावरण जब खत्म होगा तो बचाना हमारा जरूरी है कि नहीं है? बचाना हमारा महत्वपूर्ण है। नहीं बचाएंगे तो दुनिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सब देश के पूरे राष्ट्र के पूरे देश के अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्षों से क्या अब हमारा पर्यावरण संचित नहीं रहेगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। यानी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम होता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ होता है बाबू? ये सम्मेलन कब होता है? तो ये सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 1992 में हुआ था। ये इसका नाम क्या होता है? इस सम्मेलन का नाम होता है, नाम अगर बात किया जाए तो इसका नाम हो जाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन इनका नाम होता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था बाबू? स्थान कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील कहाँ हुआ था बाबू? ब्राजील में हुआ था। एजेंडा 21
कब हुआ था? 1992 में। इसका नाम क्या होता है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, यानी ये जेनेरो स्थान पर हुआ था, यानी ये किस देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसमें कुल कितने राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे? राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे। तो इसमें कुल 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे। कितने राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे बाबू? 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे। अब इसका समझिएगा कि इसका मतलब क्या था, थोड़ा समझते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। इसका रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन नाम होता है, स्थान ब्राजील। इसमें कुल कितना राष्ट्र थे? 100 राष्ट्र थे। ब्राजील शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। मतलब कि इसी सम्मेलन में सब कोई भाग लिए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। कि ये जो मेरा पृथ्वी पर अलग अलग समस्या उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण का समस्या उत्पन्न हो रहा है, कि इसका समस्या कैसे हल निकलेगा, इसी को हल ढूंढने के लिए एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम होता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। आगे देखिएगा, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब कि एक संगठन में एक पेपर बनाया कि इस पेपर में बहुत सारे जल वायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक ठोस कदम उठाया, और उसके लिए एक क्या बनाया? सम्मेलन पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस रियो सम्मेलन में भूमि मंडलीय वन सिद्धांत पर सम्मिलित जताई और 19वीं शताब्दी में सतत पोषीय विकास के लिए एजेंडा 21 की विस्तृत प्रदान किया। बाबू ये जो एजेंडा 21 था ना, ये 21 का मतलब समझ आएगा कि यानी ये 21वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 21वीं शताब्दी में हुआ था। एजेंडा मतलब होता है कि मुख्य बातें कि एजेंडा क्या है मेरा, कि ये सम्मेलन हुआ। तो ये कब सम्मेलन हुआ? कब हुआ? 1992 में। नाम क्या होता है? इस शहर के नाम पर पड़ गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। स्थान कहाँ होता है? किस देश में होता है? ये ब्राजील में होता है। राष्ट्र अध्यक्ष कुल कितने थे? 100 थे। इसका मकसद क्या था? कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पर्यावरण में जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके बचाव के लिए ठोस कदम उठाया जाए। कि ठोस कदम क्या है, ये कैसे हमारा ये बच सकता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसी के लिए एक एजेंडा को पारित किया जाता है, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा आगे देखिएगा। एजेंडा 21 यह एक घोषणा पत्र है। एजेंडा क्या है बाबू? 21 यह एक घोषणा पत्र है, जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान के राष्ट्र अध्यक्ष पर स्वीकारित किया गया था। मतलब कि ये स्वीकारित किया गया था कि हमारे राष्ट्र को कैसे बचाया जाए। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषीय विकास का हासिल करना है कि मतलब कि इसको बचा कर रखा जाए कि आने वाले पीढ़ी भी हमारा करे, इसका उपयोग कर सके। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक सभ्यता आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, बीमारी एवं रोग से निपटना है।
यही इसका उद्देश्य है कि इतना बीमारी क्यों हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषित कैसे रोका जाए, जल प्रदूषित कैसे रोका जाए, अन्यथा बहुत सारे बातों पर इस प्रकार किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था कि आने वाला कुछ समय में ही इसका क्या किया जाए, निपटारा किया जाए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 क्या करे, तैयार कर ले। मतलब कि ये तैयार करे कि हमारे पर्यावरण कैसे बचाया जा सकता है। ये सब बातें हो गया एजेंडा 21 में, हम सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ जान गए। अब हम समझते हैं बाबू, इतना समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है, ये अभी बाबू थोड़ा सा बात पढ़ाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाए, थोड़ा सा बात पढ़ाए, अभी 2 पेज नहीं पढ़ाए, है बात समझ में। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन में देखिएगा, कोई संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब कि संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं, संसाधनों को कैसे ज़्यादा खत्म होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन की आवश्यकता रणनीति है कि इसका हम जो उपयोग कर रहे हैं पूरा 100% का कर दे, तो उसका उपयोग कर दे। यानी जो हम खाना खाते हैं, तो यानी उस खाना में बहुत खाने का कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, यानी उसको हम पूरा पूरा क्या कर दे, संसाधन खत्म कर दे। यही क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है कि मतलब इसको पूरा पूरा क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता से बहुत अधिक विविधता है, मतलब भारत जैसे देश में यहाँ से बहुत सारे संसाधन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक ही तरह के संसाधन प्रचुर मात्रा में है। मतलब ये एक और भी अच्छा बात है, जहाँ पे एक प्रदेश में एक ही तरह के संसाधन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की क्या है, कमी। मतलब कि राजस्थान में चला जाए तो वहाँ पे बालू है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। हवा है, हवा कहीं यहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन और बाकी पानी का बहुत कमी है। जैसे झारखंड में चला जाए, झारखंड में चला जाए तो वहाँ पर बाबू कोयला है, आया बात समझ में, लेकिन बहुत सारे चीज़ों की क्या है, कमी है। उसी तरह बहुत सारे चला जाए, जम्मू कश्मीर में चला जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत पानी, बारिश नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके एक मात्रा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी मात्रा में क्या है, कमी हमको देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की उपलब्धता को संभाल में आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जो अपना संसाधन खुद अपना सका कर लेता है, बना लेता है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। कुछ ऐसे भी संसाधन है जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या है, अत्यधिक कमी है। उदाहरण तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में झारखंडों और खनिजों एवं और कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, हमको कोयला और खनिज मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे जल है, बहुत सारे नदियाँ आती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमालय से नदियाँ आती है, इसी का क्या होती है, गिरती है, जिससे यहाँ पर जल के बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जल है कि नदियाँ है, जिसके कारण यहाँ पर कोई सा जल का प्रूफ, मतलब कि जल का अभाव नहीं होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। परंतु मूल विकास की कमी है, यहाँ पर मूल विकास की क्या है, कमी, मतलब यहाँ पर विकास है नहीं है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत
बहुतायत है। मतलब कि राजस्थान में देखा जाए कि पवन और सौर ऊर्जा के बहुत सारा क्या है, बहुत सारा विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसा पानी की कमी है, खनिज की कमी है, बहुत सारे ऐसा फसल नहीं होता है जिससे वो अपना आजीविका चला सकते हैं। लेकिन जल संसाधन की कमी है, लेकिन वहाँ पर जल का क्या है, बहुत सारा कमी। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग अलग पड़ता है, अलग अलग पड़ता है। लद्दाख में शीत में चल जाएंगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर वो अलग अलग पड़ता है, मतलब देखने को मिलता है। यह प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है। यहाँ पर जो संस्कृति है बहुत सुंदर देखने को मिलता है। परंतु यह जल आधारभूत और संचरण तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। मतलब यहाँ पर जो जल की कमी है, अब जैसे लद्दाख में ऊपर चढ़ते जाइएगा आपको क्या लगेगा कि हमको सांस लेने में दिक्कत होगा, पानी नहीं मिलेगा, जो आएगा समझ में। बहुत सारी यहाँ पर कमियां देखने को मिलती है। परंतु यह जल आधारभूत संचरण तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भी कमी है। यहाँ पर जल के साथ साथ बहुत सारे खनिज का भी यहाँ पर क्या होता है, कमी देखने को मिलता है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता होता है। मतलब कि सभी जगह को पूरा संसाधन को क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए, जहाँ जिसको आवश्यकता होता है वहाँ पर उसको क्या कर लिया जाए, ले लिया जाए। आगे देखिएगा भारत में संसाधन नियोजन। अब ये पूरा अब देखते हैं भारत में भी संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं। भारत में संसाधन नियोजन के करने के क्या क्या उपाय है। पहला देखिएगा बाबू भारत में संसाधन नियोजन क्या है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसाधन नियोजन, भारत संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक बहुत कठिन क्या है, प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसमें बहुत सारे सोपान देखने को मिलता है। आगे देखिएगा देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाइए। मतलब कि देश में जितना संसाधन मिलता है उतना को सबको लेकर जांच कीजिए और उसको तालिका बनाइए कि कौन सा संसाधन क्या है और किस संसाधन को कहाँ पर भेजना है, किसका उपयोग कहाँ पर ज़्यादा होता है, किसका उपयोग कहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर इसको भेज दिया जाए। इस कार्यों में क्षेत्रीय सर्वोत्तम मानचित्र बनाना और संसाधन को गुणवत्ता एवं मात्रा क्रम अनुमान लगाना एवं मापन करना है। मतलब कि उसको ये मापना है कि कहाँ पर किसका जरूरत है, किसका जरूरत नहीं है, उसको वहाँ पर क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। दूसरा है बाबू आपका इसका बचाव, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं स्थानांतरित नियोजन ढांचा तैयार करना। मतलब संसाधन को योजना के अनुसार बनाया जाए, योजना लागू किया जाए और उसके अनुसार धीरे धीरे क्या किया जाए, बनाया जाए, जिसके कारण दिक्कत भी ना हो और ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय में ये चले। नहीं तो कुछ बिना योजना का हम ढांचा बनाएंगे तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। संसाधन नियोजन योजना और अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना के समता स्थापित कीजिए। मतलब कि दोनों के बीच में क्या कीजिए, स्थापना कीजिए, संबंध स्थापना कीजिए कि दोनों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद देखते हैं 5 वर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। मतलब कि ये एक योजना बनाई गई 5 वर्षीय योजना कि 5 वर्ष तक कौन सा काम
कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तब एक योजना बनाई गई कि जो मेरा संसाधन है इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। उसी समय एक जब प्रधानमंत्री को चुना गया था तो उसी बैठक में एक योजना बनाया गया जिसमें हम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी चलता है कि अभी भी ये योजना लागू होती है और आने वाले समय में भी ये योजना लागू होता रहेगा। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जो भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु क्या है, निम्नलिखित है। पहला देखिएगा बिंदु, पहला बात यह है कि पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों में संसाधन को पहचान कर उसकी तालिका बनाई जाए। वही बात है कि इसको पहचान करके तालिका बनाइए और इसको क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठना चाहिए। दोनों के बीच में क्या सही तालमेल बैठेगा तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब बाबू एजा से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज कल हम पढ़ेंगे बाबू संसाधन संरक्षण। अब बाबू संसाधन संरक्षण के पढ़ने के बाद आपको संसाधन संरक्षण पढ़ने के बाद बहुत सारे इसमें पॉइंट है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।